इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जिससे आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमेशा आपको हरा देखेगा। अब ये स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज करता हूँ और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको एक ही वीडियो में 2 स्ट्रैटेजीज दूंगा इन्वेस्टिंग की। एक वो जो मैं खुद यूज करता हूँ और इनफैक्ट मैं आज आपको उसे यूज करके भी दिखाऊंगा, और दूसरी स्ट्रैटेजी जिसे आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट इज दैट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी? मैं इसे बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बोलता हूँ क्योंकि मेरे लिए अभी तक इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। हो सकता है आप लोगों को भी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगे, बट अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद यूज करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने लिए यूज कर सकते हो, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप चाहे तो यूज मत कीजिए। बट अगर आप ETFs की तरफ अग्रसर है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसे समझ जरूर लीजिए। इस स्ट्रैटेजी में हम करने के वाले हैं, कंसेप्ट को पहले समझ लेना वरना लॉस कर लोगे। आधी अधूरी वीडियो देख के मत जाना, पूरी देखना। तो पॉइंट क्या है कि हम करने वाले हैं एवरेजिंग। अब एवरेजिंग आपने सुना तो होगा कि कई लोग एवरेजिंग करते हैं, खासकर लोग वो ट्रेडिंग में एवरेजिंग करते हैं। हम इन्वेस्टिंग में एवरेजिंग करने वाले हैं, बट एवरेजिंग आपको दोनों तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे एवरेजिंग अच्छी होती है, कुछ लोग बोलेंगे एवरेजिंग से बेकार कुछ नहीं है। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, एवरेजिंग से बेकार कुछ नहीं है। एवरेजिंग का मतलब क्या होता है? एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी स्टॉक के अंदर, अभी हम स्टॉक की बात कर रहे हैं जबकि हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, बट मान लेते हैं आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी जब वो 100 रुपए का था और आपको लग रहा था कि ये बढ़ेगा, बट वो बढ़ा नहीं, वो गिर गया, वो आ गया 90 का। तो आपने यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, अब वो 90 पे आ गया, आपने 1 लाख की फिल कर दी एग्जाम्पल के लिए। तो अगर वो ऊपर गया 100 पे आ गया तो आपका प्रॉफिट हो सकता है, पर अगर ये 90 से गिर गया 70 तो आप क्या करोगे? लोग यहाँ पर भी एवरेजिंग कर देते हैं, मान लेते हैं वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट और कर देते हैं। और इससे बुरी स्ट्रैटेजी कुछ है नहीं मार्केट में। क्यों नहीं है? क्योंकि एक स्टॉक कितना भी गिर सकता है, वो गिरते गिरते आपके पैसे को जीरो भी कर सकता है, ऑलमोस्ट जीरो। तो मैं हर बार आपको कुछ पॉपुलर स्टॉक्स के नाम बताता हूँ जिन्हें आप जाके खुद स्टडी कर सकते हो। मार्केट में से बहुत सारे शेयर्स है, पेनी स्टॉक्स की तो लिस्ट लगी हुई है, बट एक स्टॉक जिसे हमने अपने सामने 400 से गिरते हुए देखा और लगभग 5-6 रुपए तक वो गिर गया, वो था येस बैंक। तो एक स्टॉक का एग्जाम्पल है, इतना बड़ा बैंक, 400 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट 5-6 रुपए तक गिर गया था एक टाइम। दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, वोडाफोन आइडिया। अब अगर इन स्टॉक्स के अंदर किसी ने एवरेजिंग करी होगी तो मर गया होगा, खत्म हो गया, उसका पैसे ही खत्म हो गया। तो एवरेजिंग से बुरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स। सेकंड, लोग ट्रेडिंग में भी एवरेजिंग करते हैं। फ्यूचर की पोजीशन ले रखी है और मान लेते हैं गिरता जा रहा है तो एवरेजिंग करते जा रहे हैं, आपके लिए ले रखी है। यहाँ पर भी एक ना एक टाइम पे आप फंस जाओगे, आपका मार्जिन लगेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर या फ्यूचर्स में या ऑप्शन में बचने के कुछ ना कुछ रास्ते हैं, स्टॉक्स में इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड एवरेजिंग इंसान कब करता है? जब उसे लॉस हो रहा होता है, वरना एवरेजिंग करेगा ही क्यों? बट यही स्ट्रैटेजी एवरेजिंग की हम अपने फेवर में लेके जाएंगे, और मैंने बोला यहाँ पर ये वह स्ट्रैटेजी है, इससे बुरी कुछ नहीं है, और आज हम इसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। आपको ये कैसे होने वाला है? यही तो मैजिक है कि हम अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने पैसे को सिक्योर करना चाहते हैं, एंड वी डोंट वांट टू लूज मनी। आप और मैं पैसा गंवाना नहीं चाहते, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो स्टॉक्स में मैंने बोला कि स्टॉक आपका खत्म हो सकता है, वो ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है। ऑलमोस्ट जीरो मतलब 100 रुपए का खरीदा था, उसका 1 रुपए का रह जाए तो खत्म हो गया ना आपका पैसा। बट अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इंडेक्स के जीरो होने के चांसेस ना के बराबर है, वो नहीं होगा। तो क्या निफ्टी जीरो हो सकता है? निफ्टी 50% गिर सकता है, 70% गिर सकता है, बट क्या वो जीरो हो सकता है? द आंसर इज नो। शायद निफ्टी कभी जीरो नहीं होगा। इसी तरीके से इंडेक्स बहुत तरीके के, एग्जांपल नैस्डैक इंडेक्स है, और हमने लास्ट वीडियो में कई पॉपुलर ETFs की बात करी थी। तो ETF का जीरो होना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना एक इंडेक्स का जीरो होना, क्योंकि हम इंडेक्स के ETF को खरीद रहे हैं। तो हमारा जो ETF, अगर हमने राइट ETFs खरीदे हैं तो एक चीज तो तय है कि लॉन्ग टर्म में इन ETFs को ऊपर जाना है। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना कि लॉन्ग टर्म में इंसान हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, जाना ऊपर ही है। तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, तो ETFs को जब ऊपर ही जाना है तो इसके अंदर अगर आप एवरेजिंग करते हो तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जाना ऊपर ही है, और गिरने पर खरीदने में प्रॉफिट ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा है। तो हमने क्या करना है, इसे हम अब स्क्रीन पर समझेंगे, और जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो इसे आप स्क्रीन पर समझते हैं कि हम एवरेजिंग कैसे करने वाले हैं। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने अपने पॉपुलर ETFs लिख लिए, आपके जो भी है। मैंने आपको बताया था कि कम से कम आप 3 ETFs का पोर्टफोलियो बनाओगे। हम 3 ETF लेने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए नंबर 1 गोल्ड हमें रखना है। गोल्ड
क्यों रखना है? अगर कल को आप ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तब भी, क्योंकि उसमें आपको हेजिंग मिल जाएगी, थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो हेज रहेगा। और दूसरी चीज़ वैसे भी हेज रहेगा कि अगर आप ट्रेड नहीं भी करना चाहते, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो गोल्ड अगर आपके पास है और बाई चांस कभी मार्केट में क्रैश आया तो आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका कुछ नहीं बचा है ना। दूसरा, आप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हो, देखो मैं पर्सनली खुद जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं बेचने के बारे में नहीं सोचता, और मुझे लगता है इन्वेस्टिंग का मतलब यही होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हम एक घर खरीदते हैं उसे बेचने के बारे में नहीं सोचते। अगर आप बेचने के बारे में पहले ही सोच के कुछ खरीद रहे हो तो उसे ट्रेडिंग बोलेंगे, चाहे उसे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलो कि मैं 6 महीने 1 साल के बाद बेचूंगा। अगर आप कुछ भी आज खरीद रहे हो ये सोच के मैं 3 4 5 6 महीने बाद बेच दूंगा, तो फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो सर। फिर तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। पर जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आज के लिए मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आज बेचने के बारे में नहीं सोच रहा। इनफैक्ट जो भी आज मैं खरीद रहा हूँ हो सकता है मैं कभी बेचूं ही ना। अभी तो मैं प्रॉफिट बुकिंग चाहते नहीं, हो सकता है मैं यही जो भी मैं आज अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ मैं अपने आने वाली जनरेशन को देके जाना चाहता हूँ। आप हो सकता है अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो 10 साल बाद 20 साल बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उनके लिए पैसा कमाएगा। टोटली अप टू यू। हो सकता है आज से आपको 5 साल के बाद घर बनवाना हो, बट अगर आपका कोई भी हॉराइजन है इन्वेस्टिंग का 5 साल से कम है, फिर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। मतलब 5 साल से कम ना रिस्की हो जाता है, फिर आप रिस्की क्लास में इन्वेस्टमेंट बहुत कम करो अपनी। फिर आप ना डेट की तरफ ध्यान दो, बॉन्ड्स की तरफ ध्यान दो। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, उसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं। चलो एक एग्जांपल देके पहले दिखाता हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो अब हम स्क्रीन पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आपको स्क्रीन पर ना एक चीज़ सर्च करके दिखाऊंगा, इसे भी आप सर्च कर सकते हो 754GS, और इसके आगे ईयर होता है। तो मैं ऐड करता हूँ। फिलहाल ये ETF नहीं है, बट ये है क्या इसे समझना ज़रूरी है। सो इसका डेली टाइम फ्रेम पर लगाइए। आप क्या देखेंगे, ये ज़्यादातर ना एक रेंज में रहता है, तो आपको एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड दिखता रहेगा इसका। इसे खरीदने के कई सारे तरीके हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं है क्या। अब इसका ETF से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आप चाहेंगे तो हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकते हैं। क्या होता है कि कई सारे लोगों के पास एक लमसम अमाउंट होता है, मान लीजिए उनके पास 1 करोड़ है या 50 लाख है या 10 लाख है, व्हाटएवर द अमाउंट इज। बट अगर आपके पास एक बार में एक लमसम अमाउंट है तो आप उसे उठा के एकदम से रिस्की एसेट्स में नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है, जो 754 है, बेसिकली ये 7.54 है, इतना आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं FD में भी मिल सकता है, आप चाहो तो FD करा सकते हो, दैट्स ओके। बट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इट इज़ अ बॉन्ड जो कि आपका एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। सॉरी इंडिकेटर्स लगा दिए मैंने, तो ये हटा देते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए। अब आप इसे 2-3 तरीके से खरीद सकते हो। मान लेते हैं किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, उसने 1 करोड़ का उठा के गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर जाएगा तो एक फायदा होगा ही होगा, क्योंकि ये ट्रेड हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है तो आपको आपके अकाउंट में लगभग 7.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो जो इंटरेस्ट की रेट होगी उससे लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है इंटरेस्ट का अमाउंट। तो ये एक एग्जाम्पल है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, जहाँ पे भी GS लिखा हो, GS का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट इज काइंड ऑफ अ लोन। तो ये हमें तब खरीदना है अगर आपको ऐसा लगता है यार मेरा होराइजन बहुत कम है। तो ये एक चीज़ है, ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें, आप बॉन्ड्स में और भी चीज़ें खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड्स भी हैं, उसमें भी आपको डेट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ये समझो कि अगर मेरे पास ड्यूरेशन कम है, आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को जो टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का वो 1 साल 2 साल 3 साल कुछ इस तरीके से है, तो अगर आप अपना पैसा रिस्की एसेट क्लासेस में डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है इस 1 2 3 साल के अंदर मार्केट परफॉर्म ना करे, उल्टा हो सकता है करेक्ट हो जाए। तो अगर मार्केट करेक्ट हुई तो आपका नुकसान हो जाएगा, और हम क्या नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। पर लॉन्ग टर्म में ये जो रिस्की है ना, इनकी रिटर्न्स एक नेक्स्ट लेवल होती है, फिर वो 7.5% कुछ नहीं। बट बात ये है कि कम से कम आप इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड हो, यू आर गेटिंग सम इंटरेस्ट। अब इसे खरीदने का एक और तरीका भी क्या होता है कि अभी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। क्योंकि यहाँ पे भी आपको रेड और ग्रीन कैंडल्स तो दिख रही है, मतलब प्राइस ऊपर और नीचे तो जा ही रहा है। तो क्या क्या कर सकते हैं उसे समझते हैं। तो अभी के लिए मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी हटा रहा हूँ। चलो पहले ETF समझते हैं, सीधा काम पर आते हैं। तो ETF यहाँ पर समझने के लिए हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये HDFC का ETF है स्मॉल कैप का। सो यहाँ पर ये 143 रुपीज़ का है। इंपॉर्टेंट क्या है इसे देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आज ये कितना डाउन है। तो हमने बोला था आप एक ETF की वॉच लिस्ट बना लेना, तो एक बार में दिख जाएगा कि आज क्या खरीदना है। मैं तो ये सब कुछ ही खरीदता हूँ, बट आपको तो सिर्फ 3 ETF इनिशियली खरीदने चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले गोल्ड की बात करें कि आज गोल्ड बढ़ा हुआ है डाउन है, तो क्या होगा, जहाँ पर माइनस लगा होगा, जैसे यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब आज ये डाउन है।
तो गोल्ड ETF इज -0.20 और वो कितने परसेंटेज में डाउन हुआ? 0.32। अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा और इसे जाके 32,000 रुपये का खरीद लूँगा। मैं आपके सामने खरीद के दिखाता हूँ कि आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो तकरीबन अगर मैं 1,000 क्वांटिटी खरीदता हूँ तो वो कितने की आ रही है? आ रही है 62,000 की। तो मुझे तो चाहिए 32,000 का, तो लगभग 515 क्वांटिटी के अंदर 32,000 के आसपास का माल आ जाएगा। आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो। मैं मार्केट पे लेना चाहता हूँ अभी के अभी, रिव्यू किया, सबमिट किया, खरीद लिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, मेरे फोन में भी नोटिफिकेशन आ गई, तो ये हमने खरीद लिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं दूसरा कौन कौन से ETF है, मैं तो सारी खरीदूंगा। तो क्योंकि मेरे ETF की स्ट्रैटेजी यही है, जितना परसेंट डाउन होगा मैं आपको अपना हिसाब बाद में बताऊंगा कि मैंने 26,000 क्यों लिया। जैसे कि यहाँ पे 0.26 डाउन है, तो मैं इसे जाऊंगा यहाँ पर और इसे 26,000 का खरीद लूंगा। तो डेफिनेटली मुझे देखना पड़ेगा 26,000 में कितनी क्वांटिटी आ रही है। तो लगभग आएगी 180, 184, ओके, तो लगभग 182, 182 क्वांटिटी आ गई। मैंने इसे जाके रिव्यू किया और इसे मैंने सबमिट कर दिया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने अभी स्मॉल कैप ETF खरीद लिया। इसी तरीके से निफ्टी 20, ये ज़्यादा डाउन है ही नहीं, ये 0.00 डाउन है, तो मतलब आज मैं इसे नहीं खरीदूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फैंग बढ़ा हुआ है तो फैंग मैं नहीं खरीद सकता, 0.39% बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो नैस्डैक है वो बढ़ा हुआ है, हम नहीं खरीद सकते, हमने ये खरीद लिया है। और मैं यहाँ पे मिड कैप का जो देखता हूँ ETF, ये भी 0.06 डाउन है, सो इट इज़ ऑल्सो नथिंग, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये का खरीद लो इसे। मैं आपको ये भी ये देखो चेंज होता रहता है, तो अगर अब ये 0.17 हो गया तो मैं इसे 17,000 का खरीदने वाला हूँ, बट वो प्राइस भी चेंज हो रहा है, तो वो प्राइस के हिसाब से आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो कि अगर आप 17,000 का खरीदोगे तो कब खरीदोगे। एग्जाम्पल अभी 0.06 डाउन है, मैं बाय पे जाऊँगा, तो अब मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहता, मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं 5-2 पे खरीदूंगा, तब जब वो मैं 6,000 का खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पे 6,000 का कितने का आएगा? लगभग ये आना चाहिए आपका, तो 6,000 रुपये में लगभग आप देख रहे हो 340 के आसपास क्वांटिटी आ रही है। इसे एग्जैक्ट 6 कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रिव्यू किया, सबमिट कर दिया, छोड़ दिया और मुझे मिल भी गया। तो लिमिट ऑर्डर पे भी मुझे 6,000 रुपये में ये मुझे मिल चुके हैं। सो अभी हमने किया क्या है, मैंने आपको खरीद के दिखाया है कि किस तरीके से हम ETFs को खरीदते हैं। आप इसे मैंने डेस्कटॉप पे किया, आप इसे मोबाइल में भी कर सकते हो, इट इज़ सेम। अब हमारी स्ट्रैटेजी को समझते हैं, अभी हमने किया क्या और इससे होगा क्या। अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ उन ETFs को खरीदा जो आज नेगेटिव थे, जो आज डाउन थे, उन्हें हमने नहीं खरीदा जो बड़े हुए थे। तो बड़े हुए को हमने इग्नोर कर दिया, बट आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी होगी, मैंने परसेंटेज के हिसाब से बाय किया। अब मेरी परसेंटेज क्या है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि अगर 1% कोई ETF डाउन होता है तो मैं उसे 1 लाख रुपए का खरीदता हूँ। आप अपने लिए रूल चेंज कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई एक ETF 1% डाउन होगा तो उसे मैं 10,000 का खरीदूंगा, डिपेंडिंग। अब मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। ये पहली स्ट्रैटेजी है जहां पर आप क्या करते हो उसे समझने की जरूरत है, इसे समझो। 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, एक वो हो सकते हैं जो कहेंगे जी मुझे हर महीने एक फिक्स अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है, वो 5,000 हो सकता है, वो 10,000 हो सकता है, वो 2,000 हो सकता है, वो 1 लाख हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है जो आपको मुझे हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, या मुझे हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करने हैं, वो भी चलेगा। कुछ लोग इस तरीके से हो सकते हैं जो कहेंगे यार हमारे पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, मान लेते हैं वो 10 लाख रुपए है, और हमें ये मार्केट में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना है, बट इसमें हमें रिटर्न आनी चाहिए। तो ये वाली स्ट्रैटेजी ये फिक्स वालों के लिए नहीं है, ये लमसम में चलेगी। ये आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा बिजनेस है जिससे आपको रेगुलरली कैश फ्लो आ रहा है, और वो डेफिनेटली आपको उससे ऐसा लगता है कि मैं 10,000 या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ अगर वो ETF गिरा तो। एग्जाम्पल के लिए आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मार्केट मैक्सिमम कितना करेक्ट हो सकती है, इसे समझ के चलना। मार्केट मैक्सिमम 10% नहीं, 20% नहीं, 50% भी नहीं, 70% तक करेक्ट हो सकती है। ये आपको दिमाग में लेके चलना है। इसका मतलब क्या, अगर मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ तो मेरा ETF भी लगभग 70% कर सकता है। आप कहोगे तो वर्स्ट केस में होगा, ऐसे ऐसे वर्स्ट केस के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो और आप कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि अगर मार्केट 70% करेक्ट हुई तो ये मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे वो ETF जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मुझे 70 लाख का खरीदना पड़ेगा। और
ये पैसा या तो आपके पास लमसम में लिक्विड होगा या आपको पता है कि ये पैसा आप अरेंज कर सकते हो। सो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर है तभी आप इसमें जाना। अगर एग्जाम्पल आप 10,000 चूज करते हो तो ETF अगर 70% गिर जाएगा तो आपको 7 लाख का खरीदना पड़ेगा, तब तो आपकी एवरेजिंग वाली स्ट्रैटेजी सुपर वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मार्केट कभी ना कभी 70% गिरे। आप कहोगे यस, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे तो फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरा कुछ भी एक्स अमाउंट का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, ये एक्स अमाउंट का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 70% डाउन हो जाएगा, बट मुझे एवरेजिंग कितनी सॉलिड मिलेगी कि ये जो गिर रहा होगा तो मैं हर डिप पे खरीद रहा हूँ। और यहाँ पर भी जो कहते हैं ना मार्केट का बॉटम हम नहीं पकड़ पाए, जब मार्केट अपना बॉटम बनाएगी यहाँ पर भी मेरी बाय होगी। और जितनी जल्दी मार्केट, मैंने आपको एक रूल बताया था, मार्केट्स ऑलवेज क्रैश एंड मार्केट्स ऑलवेज बाउंस बैक। ऐसे क्रैश के बाद वी शेप रिकवरी भी आती है। तो ये जो खरीदने का मौका है ना, ये सब तभी मिल सकता है जब मार्केट गिरे। सो मैं चाहता हूँ कि क्रैश आए, क्योंकि अगर क्रैश आएगा तभी तो हम सस्ते में खरीद पाएंगे। दैट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट में होगे तो आपको बहुत बार करेक्शंस और बहुत बार तो नहीं, बट यस लाइफ में 1 2 3 बार आपको अच्छे वाले क्रैशेस मिलेंगे। उस टाइम पे डरना नहीं है, इन्वेस्ट करना ये ज़रूरी है। क्योंकि आपको ना लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अगर आप ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में ETFs विल गो अप, इसीलिए हम यहाँ पे एवरेजिंग कर रहे हैं। तो अब होता क्या है, जब भी कोई एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्टॉक या ETF कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता और कभी ऐसे नहीं गिरता, तो जब ऐसे ऊपर नहीं जाता तो कैसे जाता है? वो ऊपर जाएगा, एक हाई बनाएगा, फिर वो नीचे आएगा, बट इसे हम बोलेंगे हायर लो। फिर इसके बाद ऊपर जाएगा जिसे हम बोलेंगे हायर हाई, और फिर वो जाके बनाएगा एक हायर लो, और फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। और आप देखेंगे यहाँ वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो आप देखेंगे आपका प्राइस ऊपर तो जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर बार लो पे हमने बाइंग करी हुई है, तो हमारी एवरेज बाइंग कॉस्ट है वो हमेशा कम आएगी। तो जहां पर लोगों को 10% 15% का रिटर्न आ रहा होगा, वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव रिटर्न आ रहा होगा, क्योंकि आप हर बार लोस पर खरीदते जा रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम एक और बढ़िया काम क्या कर रहे थे कि ये तो आपने समझ लिया कि हम लो पे खरीद रहे हैं, बट आप देखो हम प्रोपोर्शनेट के हिसाब से खरीद रहे थे। मार्केट ऊपर गई, आपने नहीं खरीदा, बट मार्केट यहाँ से 2% नीचे आ गई, आपने यहाँ पर बाय किया। अब मार्केट ऊपर गई, आपने नहीं खरीदा, मार्केट नीचे गिरी, मान लीजिए फिर से 2% गिर गई, आपने फिर खरीद लिया। अब मार्केट ऊपर गई, आपने नहीं खरीदा, मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी गिरी, आपने थोड़ा सा खरीदा, फिर मार्केट थोड़ी सी गिरी, फिर आपने थोड़ा सा खरीदा, फिर मार्केट ज्यादा गिरी, 3% गिर गई एग्जाम्पल, तो आपने फिर बहुत ज्यादा खरीद लिया। अगर मार्केट में आप प्रपोर्शन के हिसाब से चलोगे, यहाँ से मान लेते फिर गिर गई, तो आप परसेंटेज के हिसाब से खरीद रहे हो। सो मैं परसेंटेज रूल फॉलो करता हूँ। जितना परसेंट गिरी, अगर ऐसे ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं गिरा, 0.5% गिरा, यहाँ पर 0.3% गिरा, यहाँ पे 0.2% गिरा, तो हम उस प्रपोर्शन के हिसाब से खरीद रहे थे। पर यहाँ से अगर 5% गिर गया तो हमने प्रपोर्शन के हिसाब से खरीदा। सो हम इसीलिए परसेंटेज के हिसाब से खरीदने को बेटर बोल रहा हूँ मैं। तो आप ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने लास्ट आपको डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 70% तक गिर सकती है तो आप कोई भी अमाउंट 1% के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो किस तरीके से होना चाहिए कि 70% अगर गिर गई तो क्या मैं 70,000 का खरीद सकता हूँ? आप कहोगे हाँ 70,000 का खरीद सकता हूँ। क्या मैं 7 लाख का खरीद सकता हूँ? आप कहोगे हाँ यार चल 70% गिर गई तो 7 लाख का एक ETF है सर। अगर आप 3 ETF रख रहे हो तो गोल्ड तो नहीं गिरेगा। 2 ETF इंटू 2 आपको 14 लाख रुपीज, क्या आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे? अगर आपने 70,000 सोचा है तो क्या आप 1,40,000 इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आप इससे कम इन्वेस्टमेंट कर पाओगे तो फिर आपके लिए परसेंटेज वाला रूल नहीं जाएगा। तो इससे कम में कुछ भी नहीं हो सकता। आपको 1% के हिसाब से अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है या फिर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, इससे कम तो आप क्या ही करोगे? तो अगर 1% गिरने पे 1,000 का खरीदोगे तो 70% गिरने पे आपको 70,000 का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और 2 ETF दोनों गिर सकते हैं क्योंकि आप रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1,40,000 रुपये होने चाहिए। अगर आपके पास मैक्सिमम इतना है तो आप इसे सोचो, वरना फिर इसे मत सोचो, क्योंकि पैसे होने ज़रूरी है। और उसके हिसाब से अगर जैसे मैंने बोला कि मैंने जिस प्रोपोर्शन के हिसाब से खरीदा, अगर आपको उसे फॉलो करना है तो 70% गिरने पे हो सकता है आपको 70 लाख का खरीदना पड़े। तो जो मैक्सिमम के हिसाब से अगर प्रिपेयर्ड रहोगे तो बिल्कुल सही है। सो हमें ना दिमाग की शांति चाहिए कि यार गिर रही होगी ना, तब ये दिमाग में नहीं और अब मैं क्या करूँ, जो मेरा है वो मैं बेच दूँ। अरे अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो बहुत ही बढ़िया। आप देखो जो मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताई थी वहाँ पे क्या हेल्प करेगी,
अब आप कहते हो चलो मेरे पास आज ये अमाउंट है, मेरे पास 1,40,000 रुपये पड़ा हुआ है या फिर 14 लाख रुपए पड़ा हुआ है, अब मैं उसका क्या करूं? आप देखिए, अगर मैं स्क्रीन पर चलूं एक बार दोबारा से, तो मैंने आपको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिखाई थी, आप देखो हमें ना इंपॉर्टेंट क्या है, माइंड को ना स्टेबल रखना है यार। लोग माइंड को स्टेबल नहीं रख पाते, क्योंकि आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में ना साइकोलॉजी बहुत काम करती है, और लोगों की साइकोलॉजी ही सबसे ज़्यादा खराब जब होती है तब वो गलत डिसीजन लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आज मान लीजिए, जो भी आपके पास लमसम अमाउंट है, आपने देखा यार मेरे को 14 लाख रुपए चाहिए होगा, मैंने 14 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। अब जैसे जैसे ETF डाउन होते जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उतना उतना पैसा निकाल रहे हो और उसके हिसाब से आप ETFs खरीद रहे हो। तो अगर मार्केट किसी दिन बहुत बुरी तरीके से गिरती है, मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, अगर मार्केट गिरेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट भी बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। तो हम यहाँ पर भी हेज हैं, और गोल्ड का रेट तो मैंने आपको बताया, अगर मार्केट गिरेगी तो गोल्ड के बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो गोल्ड बढ़ेगा, हेज जाइए। तो अगर आपके पास जो भी लमसम अमाउंट है, एग्जाम्पल के आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाल दिया, इसका ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज मुझे मिलेगा। इसे खरीदने के दो तरीके हैं, या तो मैं एक बार में लमसम खरीद लूँ और भूल जाऊँ, इसके प्राइस फ्लक्चुएशन का ध्यान मत दो, क्योंकि ये बहुत ही कम रेंज में मूव होता है। अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसकी लो रेंज पकड़ूँ, डेली टाइम फ्रेम पर देखो, अगर मैं इसकी लो रेंज पकड़ूँ तो ये आ रही है तकरीबन 101 रुपये, तो 101 से लगभग नीचे नहीं जा रही। और अगर मैं अपर रेंज पकड़ूँ तो 105, एक चीज़ 101 से 105 के बीच में मूव कर रही है, यही इसकी एक रेंज है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, एक और चीज़ कर सकते हो, खैर वो मैं कर लेता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी ना खरीदता रहता हूँ। बट ये खरीदते कैसे हैं हम, आज ये बढ़ी हुई है मैं नहीं खरीद रहा, बट 0.11% पे मैं 11,000 का नहीं खरीदूंगा अगर डाउन जाएगी। डेफिनेटली अगर मेरे को एक बड़ा अमाउंट लगाना है तो मैं थोड़ा ज़्यादा खरीद लूँगा। तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, इसमें अपना मैक्सिमम पैसा रखो, और जैसे जैसे ETF जो डाउन आ रहा है इसे बेच दो और यहाँ से निकाल, इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहो, तो आपका पैसा भी सिक्योर्ड रहेगा, और आप जो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी है, एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी है, उसे यूज़ करते रहोगे। और जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेना, और ETF में भी आप इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो, सकता है आपको इसे बेचना ही ना पड़े, आप पैसे कमा रहे हो हर महीने, आप ETF उससे खरीद पा रहे हो। अब आ जाते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पे। अब वो दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है उसे समझते हैं। एक तो हमने बोला परसेंटेज वाइज, तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं करता हूँ परसेंटेज वाइज, जितना परसेंट गिरेगी उस परसेंट के हिसाब से खरीदूंगा, और जो मैक्सिमम परसेंटेज है मेरे दिमाग में क्लियर वो होना भी चाहिए कि मार्केट 70% तक करेक्ट हो सकती है, तो मेरे पास 70% तक का फंड होना चाहिए, जिससे मैं जो कहता है लीस्ट बॉटम है वहां पर भी माल खरीदता हूँ, मजा आएगा उसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, ये हो गया सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हम क्या करने वाले हैं, हम अगेन करेंगे यही, बाय ऑन डिप ही करेंगे, हमें पता है ETF ऊपर जाएंगे, बट अब यहाँ पर ये उन सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो हर महीने SIP करते हैं, एक फिक्स इनकम वो कमा रहे हैं और वो कहते हैं जी हम एक फिक्स अमाउंट निकाल सकते हैं, तो ये SIP से बेटर हो सकता है। क्यों हो सकता है, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं जी महीने में हम 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मार्केट महीने में कितने दिन खुलती है, एग्जाम्पल 20 दिन खुलती है, तो आप रोज का 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, आप रोज का 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे। हमारे पास 3 ETF है, तो आप कहते हो जी एक मेरे पास गोल्ड है और आपके दो आपके चॉइस के हैं, A और B, जो भी आपने ले लिया, जो भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो अगर गोल्ड 1% डाउन होगा तो आप उसे यहाँ पे ना परसेंटेज हट गया, अब मुझे सिर्फ देखना है कि आज डाउन है या आज अप है। तो बेसिकली जो भी चीज डाउन होगी आप उसे खरीद लोगे बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पर जैसे 1,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 333 रुपये आ जाएगा, तो लगभग 300 रुपये के आसपास का आप यहाँ पर जाके खरीद लोगे। वो 350 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे डाल ही पाओगे। तो 300 से 350 के बीच में जो भी आपका आ रहा है, आपने उसे एग्जाम्पल के लिए 330 रुपये का जाके यहाँ पे खरीद लिया और यहाँ पे 330 का खरीद लिया। बट आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए जो पॉजिटिव हुआ था, ये मेरे आज 330 रुपये बच गए हैं। अब अगले दिन क्या होता है, अगेन ये डाउन होता है, ये भी डाउन होता है, ये भी डाउन होता है एग्जाम्पल के लिए। तो आप इसे अब 330 की जगह 660 रुपये का खरीदोगे, इसे 330 का और इसे 330 का। तो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम मैंने किसी कितने का खरीदा था। आप इसके लिए चाहो तो अपने लिए एक्सेल बना सकते हो, बाकी इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, पर आप एक फिक्स अमाउंट जो है हर एक सिक्योरिटी के अंदर जो भी आप खरीद रहे हो, जो भी आप ETF खरीद रहे हो, उसे आप फिक्स अमाउंट से खरीद रहे हो, तो आपका ऑन एन एवरेज महीने के 20,000 ही लगेंगे। बट हो फिर भी वही रहा है कि आप हर एक डिप पे ही खरीद रहे हो। बस इसमें और उसमें फ़र्क क्या था कि इसमें फिक्स्ड अमाउंट जा रहा है, अगर करेक्शन बड़ी भी है तब भी मैं एक छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट कर पाऊंगा, और करेक्शन अगर छोटी सी थी, हर करेक्शन के ऊपर
मैं एक फिक्स अमाउंट ही एसेट कर इन्वेस्ट कर पाऊंगा। एवरेजिंग फिर भी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिटर्न परसेंटेज वाले में आपको बेटर आएंगे। आप बैक टेस्ट कीजिएगा, आप निफ्टी 20 पर बैक टेस्ट कीजिए इसे पिछले 5 साल के लिए, और फिर आपका क्या रिजल्ट आता है दोनों ही तरीकों में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे मुझे पता लगेगा कि आप कितना ध्यान दे रहे हो, कितने ध्यान से चीज़ों को समझ रहे हो। तो आई थिंक आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है। आप स्क्रीन पर जाओगे, आपकी जो भी आपने अपने लिए वॉच लिस्ट बनाई है, और ये ETFs के ऊपर हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्फा प्रोड्यूस करना है, वो ध्यान रखना। तो आप देखोगे जी कोई भी ETF जो डाउन है आप उसे खरीद लोगे, जिस भी प्रोपोर्शन के हिसाब से वो डाउन होगा, ठीक है। अगर वो बड़े हुए हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट आज के लिए नहीं कर रहे हो, उसे आपने अवॉइड कर दिया, उसे अगले दिन के लिए कर रहे हो। जितना परसेंट, जैसे 0.15 डाउन हो गया अभी, अगर मैं अभी 2 बज रहे होते तो एक अपना फिक्स टाइम रखना कि रोज मैं इसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो वो 2 बजे हो सकता है, वो 3 बजे हो सकता है, आपकी चॉइस है। तो एग्जाम्पल वो 3 बजे है, 2 बजे है, तो 2 बजे आपने देखा ये 0.15% डाउन है, आपने एक लिमिट ऑर्डर मार दिया 15,000 रुपए का, या आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से आ रहा है, और या फिर आपने प्लस जो भी देखो है कितने का 143 रुपीज़ का है, तो लगभग 2 ETF आ जाएंगे मेरे 300 रुपए के आसपास में। तो मैंने इसे 2 ETF जाके यहाँ पे खरीद लिए। अगर आज गोल्ड डाउन था, अगर मैं फिक्स वाले में हूँ कि मुझे फिक्स खरीदना है, तो गोल्ड ETF 62 रुपीज़ का है, तो लगभग आपके 5 ETF आ जाएंगे 300 रुपए के आसपास में। तो आप 5 ETF एक बार में खरीद लोगे 300 रुपीज़ में। तो ये बहुत सस्ते होते हैं, लॉन्ग टर्म में इनमें पैसा बनता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप बाइंग ऑन डिप इसमें करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा। आपको इस पूरी वीडियो से क्या समझ आया, इसकी समरी कई सारे नए लोग होंगे उनके लिए मिल जाएगी एक समरी, आप कमेंट्स में लिखिएगा, और आप ये भी बताइएगा इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और अगर एक्चुअल में आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, 5 चलते हैं, 5 बिल्कुल नहीं चलते। बट ETFs में अगर आप 5 ETFs में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको दिखेगा कि लॉन्ग टर्म में 5 आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना आज शायद आपको समझ आया होगा। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, आप फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे डीमेट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको रेफरल पे भी अच्छा पैसा दे रहे हैं। डू चेकआउट कि वो कितना पैसा दे रहे हैं, लगभग 500 से 700 रुपये आपको पर रेफरल का मिल जाता है। सो आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। और कंपाउंडिंग आपके फेवर में कैसे काम करेगी, इनफैक्ट आप और क्या क्या स्टॉक मार्केट में कर सकते हो टू मेक बेटर रिटर्न्स, उनके ऊपर आपको आने वाली वीडियोस मिलने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें।